शीर्षक लेटर बॉक्स, प्यार और यौवन का खत। लेखक राकेश भ्रमर। सीढ़ियों के नीचे लेटर बॉक्स से अपनी डाक निकाल जैसे ही मैं मुड़ा, अचानक हड़बड़ाकर पीछे हट गया। मेरे बिल्कुल पीछे एक नवयौवना अपने चकाचौंध करने वाले सौंदर्य के साथ खड़ी थी, जैसे चंद्रमा अपनी संपूर्ण कलाओं के साथ धरती पर अटखेलियां करने के लिए निकला हो। अचानक पीछे मुड़ने से मैं उस सौंदर्य की प्रतिमा से टकराते टकराते बचा था, क्योंकि वो बिल्कुल मेरे पीछे खड़ी थी। शायद वो भी अपनी डाक निकालने आई थी। मुझे आश्चर्य हो रहा था कि मैंने आज पहली बार उसे देखा था। पता नहीं किस फ्लैट में रहती थी। हड़बड़ाकर पीछे हटते ही मेरे मुंह से निकला, सॉरी, आप। उसके चेहरे पर कोई शर्मिंदगी या आश्चर्य के भाव नहीं थे। बड़ी सहजता से मुस्कुराते हुए बोली, इट्स ओके। इसके बाद मैं सिमटकर उसकी बगल से निकला तो ऐसा लगा जैसे सुगंध की एक मधुर बयार मेरे शरीर से टकराकर गुजर गई हो। बड़ी ही मदहोश कर देने वाली खुशबू थी। उसके शरीर की खुशबू को अपने नथुनों में भरता हुआ मैं सीढ़ी पर पहला कदम रखने ही वाला था कि उसकी खनकती आवाज मेरे कानों में पड़ी। अब सुनिए। मैं पीछे मुड़ा। वो बोली, आप 201 नंबर फ्लैट में रहते हैं? हाँ, मैंने उसके चेहरे की सुंदरता में खोते हुए कहा। मेरे फ्लैट का नंबर जानना उसके लिए मुश्किल नहीं था। मैंने अभी अभी इसी नंबर के डब्बे से डाक निकाली थी और वो मेरे पीछे खड़ी देख रही थी। मैं 202 नंबर फ्लैट में रहती हूँ। वो अभी भी मुस्कुरा रही थी, जैसे उसके चेहरे पर सदाबहार मुस्कान खिली रहती हो। अच्छा, मैंने हैरत से कहा, कभी आपको देखा नहीं, जबकि हमारे फ्लैट तो आमने सामने है। मैंने भी आपको नहीं देखा। मैं पुणे में रहती हूँ, यहाँ दीदी के पास आई हूँ। तभी तो। मेरे आश्चर्य का समाधान हो गया था। ओके, मेरे यहाँ भी कभी आइएगा। मैंने उसे निमंत्रण दिया, फिर सीढ़ियां चढ़ने लगा। वो भी मेरे पीछे पीछे आने लगी। मैंने चलते हुए कहा, आपने अपना लेटर बॉक्स नहीं देखा? मैं इसके लिए वहां नहीं रुकी थी। मैं तो ये देख रही थी कि मोबाइल, कंप्यूटर और इंटरनेट के जमाने में आजकल पत्र कौन लिखता है, परंतु आपके पास तो बहुत सारे पत्र आते हैं। हाँ, मैं कवि और लेखक हूँ। मेरे पास पाठकों, संपादकों के पत्रों के अलावा पत्र पत्रिकाएं आती रहती हैं। अच्छा, तब तो आप दिलचस्प व्यक्ति होंगे। उसकी आवाज में किलकारी सी आ गई थी। मैंने कुछ कहा नहीं। तब तक हम दूसरे फ्लोर पर पहुंच गए थे। अपने फ्लैट की घंटी बजाते हुए उसने मुझसे कहा, मैं थोड़ी देर में आपके पास आऊंगी। आपको ऐतराज तो नहीं? मेरे अंदर खुशी की एक लहर दौड़ गई। इतनी सुंदर लड़की मुझसे मिलने के लिए मेरे घर आएगी, मुझे क्या ऐतराज हो सकता था? मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ओह श्योर, व्हाई नॉट। घर में घुसते ही मैंने डाक देखनी शुरू कर दी। इस काम को मैं बात के लिए नहीं छोड़ता था। तभी मेरी पत्नी नेहा ने पानी का गिलास लाकर मेज पर रख दिया। फिर मेरे सामने बैठकर बोली, चाय अभी बनाऊं या बाद में? रहने दो, अभी कोई मिलने के लिए आने वाला है। नेहा ने कोई प्रश्न नहीं किया। वो जानती थी मुझसे मिलने के लिए लेखक और पत्रकार आते ही रहते थे। परंतु कुछ देर बाद जब उस सुंदर लड़की ने मोहक मुस्कान के साथ घर में प्रवेश किया तो नेहा अचंभित रह गई। आज के जमाने में युवा वर्ग हिंदी साहित्य को न तो पढ़ता है न पसंद करता है। युवतियां तो बिल्कुल भी नहीं। फिर वो लड़की मेरे पास क्या करने आई थी? संभवतया नेहा यही सोच रही थी, परंतु उसने खुले दिल से उसका स्वागत किया। परिचय का आदान प्रदान हुआ। पता चला उसका नाम छवि था। सचमुच वो सौंदर्य की प्रतिमा थी। उसके चांद से दमकते चेहरे पर सौंदर्य जैसे हंसता सा लगता था। आंखें बड़ी बड़ी और चंचल थीं। होंठ कुदरती तौर पर लाल थे और उसके माथे पर बालों की एक छोटी सी लट जैसे उसकी सुंदरता को काली निगाहों से बचाने के लिए स्वतः वहां लहरा रही थी। नेहा के मन में स्त्री जन्य ईर्ष्या भाव जागृत हुआ था। ये उसके चेहरे के भावों से स्पष्ट था। छवि भले ही इसे न भांप पाई हो, परंतु मैं नेहा का पति था।
उसके स्वाभाविक गुणों का मुझे पता था। ईर्ष्या भाव होते हुए भी नेहा उससे हंस हंस कर बातें कर रही थी। फिर चाय बनाने के लिए चली गई। तभी छवि ने कहा, आपकी पत्नी बहुत सुंदर और हंसमुख है। हाँ, आपसे ज्यादा नहीं। मैंने खुले मन से उसकी प्रशंसा की। छवि के मुख पर एक शर्मीली मुस्कान दौड़ गई। उसने निगाहों को थोड़ा झुकाते हुए कहा, आप मजाक कर रहे हैं? नहीं, आप अपने मन से पूछकर देख लीजिए। मेरी बात में एक अंश भी झूठ नहीं है, मैंने जोर देते हुए कहा। ओके, मान लेती हूँ। उसने निगाहें उठाकर कहा, आपका कोई बेबी नहीं है? नहीं, अभी तक नहीं, मैंने धीमे स्वर में कहा। क्या शादी को ज्यादा दिन नहीं हुए? वो बहुत व्यक्तिगत हो रही थी। मैंने एक बार किचन की तरफ देखा। नेहा चाय बनाने में व्यस्त थी। मैंने जवाब दिया, नहीं, शादी को तो लगभग 5 साल हो गए हैं, परंतु हम अभी बच्चा नहीं चाहते। ये कहते कहते मेरी आवाज थोड़ी भारी हो गई। छवि ने शायद मेरी आवाज का भारीपन महसूस किया। उसकी आंखों में आश्चर्य के भाव प्रकट हो गए। फिर अचानक ही हंस पड़ी। अच्छा, आप क्या लिखते हैं? उसने चालाकी से एक असहज करने वाले विषय को टाल दिया था। चर्चा साहित्य पर चल रही थी। तभी नेहा चाय, बिस्किट और नमकीन लेकर आ गई। चाय पीते हुए कई विषयों पर चर्चा चली। छवि एक बुद्धिमान और जिज्ञासु लड़की थी। उसका सामान्य ज्ञान भी काफी अच्छा था। जब खुलकर बातें हुईं, तो नेहा के मन से छवि के प्रति पूर्वाग्रह समाप्त हो गया। छवि अपनी गर्मी की छुट्टियां मुंबई में बिताने वाली थी। उसकी दीदी और जीजा दोनों ही सरकारी नौकरी में थे। दिन भर छवि घर पर रहती थी और टीवी देखती थी। कभी कभी आसपास घूमने चली जाती थी। छुट्टी के दिन अपनी दीदी और जीजा के साथ घूमने जाती थी। मुझसे मिलने के बाद अब वो कहानी, कविता और उपन्यास पढ़ने लगी। मुझसे कई सारी किताबें ले गई थी। दिन का काफी समय वो पढ़ने में बिताती या मेरी पत्नी के साथ बैठकर विभिन्न विषयों पर बात करती। मैं स्वयं एक सरकारी दफ्तर में ग्रेड बी अफसर था, इसलिए केवल छुट्टी के दिन छवि से खुलकर बात करने का मौका मिलता था। बाकी दिनों में हम सभी शाम की चाय अवश्य साथ साथ पीते थे। छवि के चेहरे में अनोखा सम्मोहन था, ऐसा सम्मोहन जो बरबस किसी को भी अपनी तरफ खींच लेता है। संभवतया हर स्त्री में ये गुण होता है, कुछ में कम, कुछ में ज्यादा, परंतु कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो पुरुषों को चुंबक की तरह अपनी तरफ खींचती हैं। छवि ऐसी ही लड़की थी। वो युवा थी। पता नहीं उसका कोई प्रेमी था या नहीं, परंतु उसे देखकर मेरा मन मचलने लगता था। सामाजिक दृष्टि से ये गलत था। मैं एक शादीशुदा व्यक्ति था। परिवार के प्रति मेरी कुछ जिम्मेदारियां थीं और सामाजिक बंधनों में बंधा हुआ था, परंतु मन किसी बंधन को नहीं मानता और हृदय किसी के लिए भी मचल सकता है। प्यार के मामले में ये बच्चे के समान होता है, जो हर सुंदर लड़की और स्त्री को पाने की लालसा सदा मन में पालता रहता है। मैं नेहा को देखता तो हृदय में अपराध बोध पैदा होता, परंतु जैसे ही छवि को देखता तो अपराध बोध गायब हो जाता और खुशी की एक ऐसी लहर तन मन में दौड़ जाती कि जी चाहता ये लहर कभी खत्म ना हो। शरीर के अंग अंग में ऐसी लहरें उठती ही रहे और मैं उन लहरों में डूब जाऊं। छवि सामान्य ढंग से मेरे घर आती, हमारे साथ बैठकर बातें करती, चाय पीती और चली जाती। कभी कभी पुस्तकें मांग कर ले जाती और पढ़कर वापस कर देती। उसने मेरी भी कहानियां पढ़ी थी, परंतु उन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। मैं पूछता तो बस इतना कहती, ठीक है, अच्छी लगी, बस, और कोई विशेष टिप्पणी नहीं। उसकी बातों से नहीं लगता था कि वो मेरे लेखन या व्यक्तित्व से प्रभावित थी। यदि वो मेरे किसी गुण की प्रशंसा करती तो मैं समझ सकता था कि उसके हृदय में मेरे लिए कोई स्थान था। फिर मैं उसके हृदय में प्रवेश करने का कोई ना कोई रास्ता तलाश कर ही लेता। मेरी सबसे बड़ी कमजोरी थी कि मैं शादीशुदा था।
सीधे सीधे बात करता तो वो मुझे छिछोरा या लंपट समझती। मुझे मन मारकर अपनी भावनाओं को दबाकर रखना पड़ रहा था। मेरे मन में उससे अकेले में मिलने की लालसा बलवती होती जा रही थी, परंतु मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ रहा था। इस तरह 15 दिन निकल गए। जैसे जैसे उसके पुणे जाने के दिन कम हो रहे थे, वैसे वैसे मेरे मन की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। फिर एक दिन कुछ आश्चर्यजनक हुआ। मैं ऑफिस जाने के लिए सीढ़ियों से उतरकर नीचे आया तो देखा नीचे छवि खड़ी थी। मैंने आश्चर्य से पूछा, यहाँ क्या कर रही हो? आपका इंतजार, उसने आंखों को मटकाते हुए कहा। क्या? मुझे हल्का सा आश्चर्य हुआ। एक बार दिल भी धड़क कर रह गया। क्या उसके दिल में मेरे लिए कुछ है? बता नहीं सकता था, क्योंकि लड़कियां अपनी भावनाओं को छिपाने में बहुत कुशल होती हैं। हाँ, आपको ऑफिस के लिए देर तो नहीं होगी ना? नहीं, बोलिए ना। मैं घर में सारा दिन पड़े पड़े बोर हो जाती हूँ। टीवी और किताबों से मन नहीं बहलता। कहीं घूमने जाने का मन है। क्या आप मेरे साथ कहीं घूमने चल सकते हैं? उसका प्रस्ताव सुनकर मेरा मन बल्लियों उछलने लगा, परंतु फिर हृदय पर जैसे किसी ने पत्थर रख दिया। मैं शादीशुदा था और नेहा को घर में छोड़कर मैं कैसे उसे घुमाने ले जा सकता था? नेहा को साथ ले जाता तो छवि को घुमाने का क्या लाभ? मैंने असमंजस भरी निगाहों से उसे देखते हुए कहा, आपके दीदी जीजा तो रविवार को आपको घुमाने ले जाते हैं। नहीं, मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ। मेरा दिल फिर से धड़का। परंतु नेहा साथ रहेगी? छुट्टी के दिन नहीं, उसने निसंकोच कहा। आप दफ्तर से एक दिन की छुट्टी ले लीजिए, फिर हम दोनों बाहर चलेंगे। अच्छा, अपना मोबाइल नंबर दो, मैं दफ्तर जाकर फोन करूंगा। उसने अपना नंबर दिया और मैं खूबसूरत मंसूबे बांधता हुआ दफ्तर आया। मन में लड्डू फूट रहे थे। अपने कैबिन में पहुंचते ही मैंने छवि को फोन मिलाया। बड़े उत्साह से उससे मीठी मीठी बातें की ताकि उसके मन का पता चल सके। इसके बावजूद मैं अपने मन की बात उससे नहीं कह पाया। छवि की बातों से भी ऐसा नहीं लगा कि उसके मन में मेरे लिए कोई ऐसी वैसी बात है। हमने बाहर घूमने की बात तय कर ली, परंतु फोन रखने पर मेरा उत्साह खत्म हो चुका था। शायद मेरे साथ बाहर जाने का छवि का कोई विशेष उद्देश्य नहीं था। वो केवल घूमना ही चाहती थी। मरीन ड्राइव के चौड़े फुटपाथ पर धीमे धीमे कदमों से टहलते हुए हम एक जगह पर रुक गए और धूप में चांदी जैसी चमकती हुई समुद्र की लहरों को निहारने लगे। मेरे मन में भी समुद्र जैसी लहरें उफान मार रही थीं। मैं चाहकर भी कुछ कह नहीं पा रहा था। लहरों को ताकते हुए छवि ने पूछा, क्या आप इस बात पर विश्वास करते हैं कि प्रथम दृष्टि में प्यार हो सकता है? मैंने आश्चर्ययुक्त भाव से उसके मुखड़े को देखा। उसके चेहरे पर ऐसा कोई भाव दृष्टिमान नहीं था जिससे उसके मनोभावों का पता चलता। मैंने अपनी दृष्टि को आसमान की तरफ टिकाते हुए कहा, हाँ हो सकता है, परंतु। अब उसने मेरी ओर हैरत से देखा और पूछा, परंतु क्या? परंतु यानी प्रेम संभव तो होता है, परंतु इसमें स्थायित्व कितना होता है ये इस बात पर निर्भर करता है कि दोनों व्यक्ति कितने समय तक एक दूसरे के साथ रहते हैं। छवि शायद मेरी बात का सही मतलब समझ गई थी, इसलिए आगे कुछ नहीं पूछा। मैंने छवि से कहीं बैठने के लिए कहा तो उसने मना कर दिया। फिर हम टहलते हुए तारापुर एक्वेरियम तक गए। मैंने उसे एक्वेरियम देखने के लिए कहा तो उसने बताया कि वो देख चुकी थी। मुंबई देखने का उसका कोई इरादा भी नहीं था। उसने बताया कि वो केवल मेरे साथ घूमना चाहती थी। दोपहर तक हम लोग मरीन ड्राइव में ही घूमते रहे, निरुद्देश्य। हम दोनों ने बहुत बातें की, परंतु मैं अपने मन की गांठ न खोल सका। उसकी बातों से भी ऐसा कुछ नहीं लगा कि उसके मन में मेरे प्रति कोई ऐसा वैसा भाव है। मैं शादीशुदा था, इसलिए अपनी तरफ से कोई पहल नहीं करना चाहता था।
लगभग 2 बजे मैंने उससे लंच करने के लिए कहा तो भी उसने मना कर दिया। मुझे कुछ अजीब सा लगा। कैसी लड़की है, सुबह से मेरे साथ घूम रही है और खाने पीने तक का नाम नहीं लिया। कब तक भूखी रहेगी? मैं उसे जबरदस्ती पास के एक रेस्टोरेंट में ले गया और जबरदस्ती डोसा खिलाया। आधा डोसा मुझे ही खाना पड़ा। रेस्टोरेंट में बैठे बैठे मैंने पहली बार महसूस किया कि वो कुछ उदास थी। क्यों थी ये मैंने नहीं पूछा। मैं चाहता था कि वो स्वयं बताए कि उसके मन में क्या घुमड़ रहा था। रेस्टोरेंट के बाहर आकर मैंने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, अब कहीं चलकर बैठते हैं? उसने लापरवाही के भाव से कहा। आसपास कोई पार्क नहीं था, बस समुद्र का किनारा था। मैंने कहा, जुहू चलें? हाँ। मैंने टैक्सी की और जुहू पहुंच गए। बीच पर भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी, परंतु उसने कहीं एकांत में चलने के लिए कहा। मुख्य बीच से दूर कुछ नारियल वाले अपना स्टॉल लगाते हैं, जहां केवल प्रेमी जोड़े जाकर बैठते थे। मैंने एक ऐसा ही स्टॉल चुना और एक एक नारियल लेकर आमने सामने बैठ गए। ये इस बात का संकेत था कि हम दोनों के बीच प्रेम जैसा कोई भाव नहीं था, वरना हम अगल बगल बैठते और एक ही नारियल में एक ही स्ट्रॉ डालकर नारियल पानी सुड़कते। आप कुछ उदास लग रही हैं। नारियल पानी पीते हुए मैंने पूछ ही लिया। मैं उसकी मूक उदासी से खिन्न होने लगा था। उसी ने घूमने का प्रोग्राम बनाया था और वही इससे खुश नहीं थी। मेरा मकसद अलग था। उसके साथ घूमना मेरे लिए खुशी की बात थी, परंतु उसकी नाखुशी में मेरी खुशी कहाँ? उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, क्या आपका मेरे साथ घूमना सही है? मैं अचकचा गया। ये कैसा प्रश्न था? मैं उसे जबरदस्ती अपने साथ नहीं लाया था। फिर उसने ऐसा क्यों कहा? शायद वो मेरी परेशानी भांप गई। तुरंत बोली, मेरा मतलब है, अगर आपकी पत्नी को पता चल गया कि मैंने आपके साथ पूरा दिन बिताया है, तो उन्हें कैसा लगेगा? क्या वे इसे गलत नहीं समझेंगी? मैंने एक लंबी सांस ली। क्या सुबह से वो इसी बात को लेकर परेशान हो रही थी? मैंने उसकी तरफ झुकते हुए कहा, पहले तो अपने मन से ये बात निकाल दो कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, और दूसरी बात, अगर हमारे बीच ऐसा वैसा कुछ होता तो भी गलत नहीं है, क्योंकि जिस प्रेम को लोग गलत कहते हैं वो केवल एक सामाजिक मान्यता के अनुरूप गलत होता है, परंतु प्राकृतिक रूप से नहीं। ये तो कभी भी कहीं भी और किसी से भी हो सकता है। क्या एक साथ 2 या अधिक व्यक्तियों से प्रेम किया जा सकता है? उसने असमंजस से पूछा। हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं, परंतु उनकी डिग्री में फर्क हो सकता है। मैंने बिना किसी संदर्भ के कहा। मुझे पता भी नहीं था कि छवि के पूछने का क्या तात्पर्य था, किससे संबंधित था, स्वयं से या किसी और से। क्या शादीशुदा व्यक्ति भी? मेरा दिल धड़का। मैंने उसकी आंखों में झांका। वहां कुतूहल और जिज्ञासा थी। वो उत्सुकता से मेरी तरफ देख रही थी। मैंने जवाब दिया, बिल्कुल। मैंने चाहा कि कह दूं, मैं भी तो तुमसे प्यार करता हूं, जबकि मैं शादीशुदा हूं, परंतु कह न पाया। उसकी आंखें झुक गईं। क्या उसे पता था कि मैं उससे प्यार करने लगा था? लड़कियां लड़कों के मनोभावों को शीघ्र समझ जाती हैं, जबकि वे बहुत जल्दी अपने हृदय को दूसरे के समक्ष नहीं खोलती। फिर एक लंबी चुप्पी, और फिर निरुद्देश्य टहलना, अर्थहीन बातें करना, लहरों के शोर में अपने मन की बात एक दूसरे को कहने का प्रयास करना, कुछ खुलकर ना कहना। ये हमारे पहले दिन का प्राप्य था। इसमें सुख केवल इतना था कि वो मेरे साथ थी, परंतु दुख इतना लंबा कि रात सैकड़ों मील लंबी लगती, कटती ही न थी। पत्नी की बाहों में भी मुझे कोई सुख नहीं मिलता, क्योंकि मस्तिष्क और हृदय में छवि दौड़ रही थी, जहां उसके कदमों की धमधम थी। उसके सौंदर्य की आभा से चकाचौंध होकर मैं पत्नी के प्रेम सुख का लाभ उठाने में असमर्थ था। जब मन कहीं और होता है तो तन उपेक्षित हो ही जाता है। मेरे हृदय में घनीभूत पीड़ा थी।
छवि बिल्कुल मेरे पास थी, फिर भी कितनी दूर। मैं अपने मन की बात भी उससे नहीं कह पा रहा था। उसने भी तो नहीं कहा था कुछ। मेरे साथ वो केवल घूमने के लिए नहीं गई थी। कुछ तो उसके मन में था जिसे वो कहना चाहकर भी नहीं कह पा रही थी। मैं उसे समझ नहीं पा रहा था। अगले दिन न तो वो मेरे घर आई, न मेरे मोबाइल पर संपर्क किया। मैं बेचैन हो गया। क्या बात है? सोच सोचकर मैं परेशान हो रहा था, परंतु मैंने भी उसे फोन करने का प्रयत्न नहीं किया। मैं नेहा से दुखी नहीं था। वो एक सुंदर स्त्री ही नहीं, अच्छी पत्नी भी थी। सारे काम कुशलता से करती थी, कभी मुझे शिकायत का मौका नहीं देती थी। थोड़ी नोक-झोंक तो हर घर में होती है, मनमुटाव तो हमारे बीच भी होता था, परंतु इस हद तक नहीं कि हम एक दूसरे को तलाक देने की बात सोचते। छवि मेरे मन में ही नहीं, हृदय में भी बस चुकी थी। परंतु क्या उसके लिए मैं नेहा को छोड़ दूंगा? संभवतया ऐसा ना हो। छवि के साथ मेरा प्यार अभी तक लगभग एक तरफा था। प्यार परवान नहीं चढ़ा था। परवान चढ़ता भी तो क्या मैं छवि के लिए नेहा को छोड़ देता? ये सोचकर मुझे तकलीफ होती है। अपने प्यार की सजा क्या मैं नेहा को दे सकता था? उसका जीवन बर्बाद कर सकता था? नहीं, इतनी हिम्मत नहीं थी। फिर भी मैं छवि को अपने दिलो दिमाग से बाहर नहीं करना चाहता था। औरतें पुरुषों की मनोस्थिति बहुत जल्दी भांप लेती हैं। जब से छवि मेरे हृदय में आकर विराजमान हुई थी, मेरा व्यवहार असामान्य सा हो गया था। पढ़ने में मन न लगता, लिखने का तो सवाल ही नहीं उठता था। घर में ज्यादातर समय मैं लेटकर गुजारता। ऐसी स्थिति में नेहा का मेरे ऊपर संदेह करना स्वाभाविक था। उसने पूछ लिया, आजकल आप कुछ खिन्न से रहते हैं, क्या बात है? क्या ऑफिस में कोई परेशानी है? मैं उसे अपने मन की स्थिति से कैसे अवगत करवाता? बेजान सी मुस्कुराहट के साथ कहा, हाँ, आजकल ऑफिस में काम कुछ ज्यादा है, थक जाता हूं। तो कुछ दिनों की छुट्टी ले लीजिए, कहीं बाहर घूम कर आते हैं। यही तो और मुश्किल है, काम की अधिकता के कारण छुट्टी भी नहीं मिलेगी। तो फिर छुट्टी के दिन बाहर चलेंगे, खंडाला या लोनावला? हाँ, ये ठीक रहेगा। मैंने उस वक्त ये कहकर नेहा को संतुष्ट कर दिया। तीसरे दिन छवि आई। उदास और थकी थकी सी लग रही थी। मेरे ऑफिस से आने के तुरंत बाद आ गई थी वो, जैसे वो मेरे आने का इंतजार ही कर रही थी। मैं उसका उदास चेहरा देखकर हैरान रह गया। मुझसे पहले नेहा ने पूछ लिया, क्या हुआ छवि, तुम बीमार थी क्या? वो सोफे पर बैठते हुए बोली, हाँ दीदी। हमें पता ही नहीं चला, नेहा ने कहा। बैठो, मैं चाय बनाकर लाती हूं। वो चली गई तो मैंने शिकायती लहजे में कहा, हाँ, आपने बताया भी नहीं। उसने कुछ इस तरह मुझे देखा जैसे कह रही हो, मैं तो तुम्हारे सामने ही बीमार पड़ी थी, फिर देखा क्यों नहीं? फिर कहा, क्या बताती, आपको स्वयं पता करना चाहिए था, मैं कोई दूर रहती हूं। उसकी शिकायत वाजिब थी। मैं शर्मिंदा था। वो क्यों बताती कि वो बीमार थी? अगर मेरा उससे कोई वास्ता था तो मुझे स्वयं उसका ख्याल रखना चाहिए था। क्या हुआ था? मैंने सरगोशी में पूछा, जैसे मैं कोई गुप्त बात पूछ रहा था और मुझे डर था कि कोई हमारी बातचीत न सुन ले। मुझे खुद नहीं पता, उसने दीवार की तरफ देखते हुए कहा। उसकी आवाज से लग रहा था वो अपने बारे में बताना नहीं चाहती थी। मैंने भी जोर नहीं दिया। उसकी उदासी से मैं स्वयं भी दुखी हो गया, परंतु उसकी उदासी दूर करने का मेरे पास कोई इलाज नहीं था। डॉक्टर को दिखाया था? मैं और क्या पूछता। नहीं, उसने ऐसे कहा जैसे उसकी बीमारी का इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं था। कैसी अजीब लड़की है, बीमार थी फिर भी डॉक्टर को नहीं दिखाया। ये भी उसे नहीं पता था कि उसे हुआ क्या था। क्या वो बीमार नहीं थी? उसको कोई ऐसा दुख था जिसे वो जानबूझकर दूसरों से छुपाना चाहती थी। वो अंदर ही अंदर घुट रही थी, परंतु अपने हृदय की बात किसी को नहीं बता रही थी। फिर एक लंबी चुप्पी। तब तक नेहा चाय बनाकर ले आई थी।
बातों की दिशा अचानक मुड़ गई। नेहा ने पूछा, हाँ, अब बताओ क्या हुआ था? छवि पहली बार मुस्कुराई। कुछ खास नहीं, बस सर्दी जुकाम था, इसलिए 2 दिन आराम किया। नेहा से वो बड़े सामान्य ढंग से बातें कर रही थी, परंतु मैं जानता था उसके अंदर बहुत कुछ छिपा हुआ था। वो हम सबको नहीं, स्वयं को धोखा दे रही थी। छवि के व्यवहार में विरोधाभास था। नेहा के साथ वो सामान्य व्यवहार करती थी, जबकि मेरे साथ बातें करते समय वो चिड़चिड़ा जाती थी। इसका क्या कारण था, ये तो वही बता सकती थी, परंतु कोई न कोई बात उसे परेशान अवश्य कर रही थी। इतवार का दिन था। नेहा ने अपनी सहेलियों के साथ वाशी में जाकर शॉपिंग का प्रोग्राम बनाया था। वहां अभी अभी 2-3 मॉल खुले थे। मैंने सोचा था कि नेहा के जाने के बाद मैं कुछ लेखन कार्य करूंगा। नेहा के जाने के बाद मेरा मन लेखन कार्य की तरफ प्रवृत्त तो नहीं हुआ, परंतु छवि की ओर दौड़कर चला गया। मन हो रहा था वो आए तो खुलकर उससे बातें कर सकूं। मेरे ऐसे सोचते ही दरवाजे की घंटी बजी। घंटी की तरह मेरा दिल धड़का और दिल के कोने से एक आवाज आई, वही होगी। सचमुच वही थी। मेरे दरवाज़ा खोलते ही तेजी से अंदर घुस आई और बिना दुआ सलाम के पूछा, दीदी कहीं गई हैं क्या? छवि को देखते ही मेरे अंदर खुशी की लहर दौड़ गई थी। मैंने कहा, वो वाशी गई हैं, शाम तक आएंगी। ओह, कहकर वो धम से लंबे सोफे पर बैठ गई। मैं उसके बगल में बैठ गया। उसने मेरी तरफ नहीं देखा। मैंने अपने दाएं पैर पर बायां पैर चढ़ा लिया और उसकी तरफ घूमकर कहा, छवि, मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूं। जिस दिन से हम दोनों घूमने गए हैं, उस दिन से मेरे प्रति तुम्हारा व्यवहार बदल गया है। मैंने ऐसा क्या किया है जो तुम मुझसे नाराज हो? उसने एक पल घूरती नजरों से देखा, फिर मुस्कुराकर बोली, नहीं, मैं आपसे नाराज नहीं हूं। फिर क्या बात है, मुझे नहीं बताओगी? सोचती हूं बता ही दूं। आखिर घुटते रहने से क्या फायदा? शायद आप मेरी कुछ मदद कर सकें। मुझे लगा वो मेरे प्रति अपने प्यार का इजहार करेगी। मैं धड़कते दिल से उसे देख रहा था। उसने आगे कहा, ये सही है कि मैं दुखी हूं, परंतु इतनी दुखी भी नहीं हूं कि रात भर रोकर तकिया गीला करूं। मन कभी कभी ऐसी चीज पर अटक जाता है जो उसकी नहीं होती, तभी हम दुखी होते हैं। मुझे लगा कि वो मेरे बारे में बात कर रही थी। मैं मन ही मन खुश हो रहा था। तभी उसने अचानक पूछा, क्या आपने किसी को प्यार किया है? मैं भौंचक्का रह गया। उसका सवाल बहुत सीधा था, लेकिन मैं उसके प्रश्न का सीधा जवाब नहीं दे सका। लेकिन उसने मेरे किस प्यार के बारे में पूछा था? शादी के पहले का, बाद का या अभी का? क्या उसने भांप लिया था कि मैं उससे प्यार करने लगा था? अगर हाँ, तब भी मैं उसके सामने स्वीकार करने का साहस नहीं कर सकता था। मैंने हैरानगी प्रकट करते हुए कहा, कौन सा प्यार? उसने उपहास भरी दृष्टि से कहा, आप सब समझते हैं कि मैं कौन से प्यार के बारे में पूछ रही हूं। चलिए, आप नहीं बताना चाहते, मत बताइए। प्यार के बारे में झूठ बोलना आम बात है। आप कुछ का कुछ बताएंगे और समझेंगे कि मैंने मान लिया, इसलिए रहने दीजिए। तो आप ही बता दीजिए आपके मन में क्या है। यहां से दुखी होकर जाएंगी तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। मैंने तुरंत कहा, मेरे दुखी होने से आपको क्या फर्क पड़ेगा? उसने उपेक्षा भाव से कहा। उसकी बातें सुनकर मुझे दुख हुआ। क्या वो जानबूझकर मेरे मन को दुख पहुंचा रही थी, ताकि उसे पता चल सके कि मैं उसके बारे में कितना चिंतित रहता हूं? किसी के बारे में सोचना, उसका ख्याल रखना और उसको लेकर चिंतित होना प्यार के लक्षण हैं। वो शायद इन्हें ही जानना चाहती थी। उसके व्यवहार से मैं इतना तो समझ ही गया था कि वो मेरे बारे में सोचती है, परंतु किसी मजबूरी या कारणवश अपने हृदय को मेरे सामने खोलना नहीं चाहती थी। क्या इसका कारण मेरा शादीशुदा होना था? मेरे दुख का तुम अंदाजा नहीं लगा सकती, मैंने बेचारगी के भाव से कहा। 15 दिनों के बाद जब मैं चली जाऊंगी, तब देखूंगी आप मुझको लेकर कितना दुखी और चिंतित होते हैं, उसने लापरवाही से कहा।
तब तुम मेरा दुख किस प्रकार महसूस करोगी? कर लूंगी अपने हृदय से। कहते हैं ना, दिल से दिल की राह होती है। जब आप दुखी होंगे तब मेरे दिल को पता चल ही जाएगा। कहते कहते उसकी आवाज नम सी हो गई थी। मैंने देखा उसकी आंखों में गीला सा कुछ चमक रहा था। वो अपने आंसुओं को रोकने का असफल प्रयास कर रही थी। अब मेरे मन में कोई शक नहीं था कि वो सचमुच मुझे प्यार करती थी, परंतु खुलकर हम दोनों ही इसे ना तो कहना चाहते थे, न स्वीकार करना। मजबूरियां दोनों तरफ थीं और इनको तोड़ पाना लगभग असंभव था। शाम तक हम दोनों इसी तरह एक दूसरे को बहलाते फुसलाते रहे, परंतु सीधी तरह से अपने मन की बात न कह सके। 15 दिन बहुत जल्दी बीत गए। इस बीच छवि से मेरी मुलाकात नहीं हुई। इसके लिए हम दोनों में से किसी ने प्रयास भी नहीं किया। पता नहीं हम दोनों क्यों एक दूसरे से डरने लगे थे। मैं अपने भय को समझ नहीं पा रहा था और छवि का भय मैं समझ सकता था। जाने से एक दिन पहले की शाम वो हंसती हुई हमारे यहाँ आई और नेहा के गले लगते हुए बोली, दीदी कल मैं जा रही हूँ, आपको बहुत मिस करूंगी। नेहा के कंधे पर सिर रखे हुए उसने तिरछी नजर से मेरी तरफ देखा और हल्के से बाईं आंख दबा दी। मैं उसका इशारा समझ नहीं सका। गले मिलने के बाद दोनों आमने सामने बैठ गए। नेहा ने पूछा, बड़ी जल्दी तुम्हारी छुट्टियां बीत गईं, पता ही नहीं चला, फिर आना जल्दी। मैं चुपचाप दोनों की बातें सुन रहा था। नेहा जैसे मेरे मन की बात कह रही थी। मुझे अपनी तरफ से कुछ कहने की जरूरत ही नहीं थी। हाँ जल्दी आऊंगी, अब तो आप लोगों के बिना मेरा मन ही नहीं लगेगा। कहते कहते एक बार फिर छवि ने मेरी तरफ देखा, जैसे उसके कहने का तात्पर्य मुझसे था, अर्थात मेरे बिना उसका मन नहीं लगेगा। क्या ये सच था? अगर हाँ, तो क्या वो मुझसे जुदा हो सकती थी? अगले दिन वो चली गई। मैं दिन भर उदास रहा, लेकिन उसको याद करके रोने का कोई फायदा नहीं था। शाम को हर दिन की तरह मैं अपने लेटर बॉक्स से चिट्ठियां निकाल रहा था। लिफाफों के बीच एक विशेष तरह का लिफाफा देखकर मैं चौंका। ये किसी डाक से नहीं आया था, क्योंकि उस पर न तो कोई टिकट लगा था और न ही उस पर भेजने वाले का नाम पता ही था। बस पाने वाले की जगह पर मेरा नाम लिखा था। लिफाफे में एक खुशबू बसी हुई थी जो मुझे उसे तुरंत खोलने पर मजबूर कर रही थी। मैंने धड़कते दिल से उसे खोला और बिजली की गति से मेरी आंखें लिफाफे के अंदर रखे कागज पर दौड़ने लगीं। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपको क्या कहकर संबोधित करूं। मेरा और आपका क्या संबंध है? मैं समझती हूँ संबोधनहीन रहना ही हम दोनों के लिए श्रेष्ठ है। मेरा मानना है कि मेरे हृदय में आपका जो स्थान है, उसके सामने सारे संबोधन बेमानी हो जाते हैं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुंबई जाकर मैं इस चक्कर में पड़ जाऊंगी, परंतु मन क्या किसी के वश में होता है? आप में पता नहीं मुझे क्या अच्छा लगा कि बस आपकी ही होकर रह गई। उस दिन जब मैंने आपको लेटर बॉक्स से चिट्ठियां निकालते हुए देखा था, तो अनायास मेरा दिल धड़क उठा। किसी अनजान आदमी को देखकर ऐसा क्यों होता है, ये तत्काल न समझ पाई, परंतु अब समझ गई हूं कि इस एहसास का क्या नाम होता है। मेरे हृदय के एहसास को नाम तो मिल गया, परंतु उसका अंजाम क्या होगा, ये अभी तक अनिश्चित है। इसलिए मैं खुलकर आपसे कुछ न कह पाई और अपने एहसास के साथ मन ही मन घुटती रही। मैं जानती हूँ कि आपके हृदय में भी वही एहसास है, परंतु आप भी मुझसे खुलकर कुछ नहीं कह पाए। हम दोनों एक दूसरे से चोरी करते रहे। अच्छा होता हम दोनों में से कोई खुलकर अपनी बात कहता, तो हो सकता है दोनों इतने कष्ट में इस तरह घुटते हुए अपने दिन न बिताते। हमारे मन के संकोच हमें आगे बढ़ने से रोकते रहे। मैं डरती थी कि आपका वैवाहिक जीवन न बिखर जाए, और आपके मन में संभवतया ये डर बैठा हुआ था कि शादीशुदा होकर कुंवारी लड़की से प्रेम निवेदन कैसे करें और क्या वो आपको स्वीकार करेगी। परंतु मैं समझ गई हूँ कि प्रेम की न तो कोई सीमा होती है, न कोई बंधन। प्रेम स्वच्छंद होता है, इसे न तो कोई मूल्य बांध सकता है, न नैतिकता इसे रोक सकती है, क्योंकि ये नैसर्गिक होता है। मैं आज भले ही आपसे दूर हूँ
और शारीरिक रूप से भले ही हम नहीं मिल पाए हैं, परंतु मैं जानती हूँ कि हम दोनों कभी एक दूसरे से दूर नहीं हो सकते। मैं फिर लौट कर आऊँगी और अगली बार जब आपसे मिलूँगी तब मेरे मन में कोई संकोच, कोई झिझक नहीं होगी। तब आप भी अपने बंधनों को तोड़कर मेरे साथ प्यार की नैसर्गिक दुनिया में खो जाएंगे। अब और ज़्यादा नहीं, मैं अपने दिल को खोलकर आपके सामने रख रही हूँ। आप इसे स्वीकार करेंगे या नहीं, ये तो भविष्य ही बताएगा, परंतु मैं आपकी हूँ, इतना अवश्य जानती हूँ। पत्र को पढ़कर मैं पूरी तरह से रोमांचित हो उठा था। मेरा रोम रोम सिहर उठा था। काश थोड़ी सी और हिम्मत की होती तो हम दोनों इस तरह विरह के आंसू बहाते हुए न जुदा होते। मैंने पत्र को कई बार पढ़ा और बार बार उसे सूंघकर देखता रहा। उसमें छवि के हाथों की खुशबू थी। मैंने उसे अंदर तक महसूस किया। पत्र को हाथों में थामे हुए मुझे कई पल बीत गए। अचानक एक धमाके की तरह नेहा ने मेरे मन में प्रवेश किया। उसकी मुस्कान मेरे दिल को बर्छी की तरह घायल कर गई। नेहा मेरी पत्नी थी। मुझे उससे कोई शिकायत नहीं थी। वो सुंदर थी, गृह कार्यों में कुशल थी, मुझे जी जान से प्यार करती थी। फिर मैं कौन सा प्यार पाने के लिए उससे दूर भाग रहा था? क्या मैं मृगतृष्णा का शिकार तो नहीं हो गया था? मानसिक और शारीरिक दोनों ही प्यार मेरे पास उपलब्ध थे। फिर मैं छवि में कौन सा प्यार ढूंढ रहा था? मेरे मन में चिंगारियां सी जलने लगी। हृदय में जैसे विस्फोट से हो रहे थे, ऐसे विस्फोट जो मेरे जीवन को जलाकर तहस नहस करने के लिए आमदा थे। मैंने तुरंत मन में एक अडिग फैसला लिया। मैं जानता था मुझे क्या करना था। मैं अब और अधिक भटकना नहीं चाहता था। मैंने छवि के पत्र को फाड़कर वहीं पर फेंक दिया। उसे सहेज कर रखने का साहस मेरे पास नहीं था। मैं छवि की खूबसूरती और यौवन में खोकर कुछ दिनों के लिए भटक गया था। अच्छा हुआ हम दोनों ने अपने हृदय को एक दूसरे के सामने नहीं खोला। खोल देते तो पता नहीं हम वासना की किन अंधेरी गलियों में खो जाते। छवि सुंदर और नौजवान है, कुंवारी है। उसे बहुत से लड़के मिल जाएंगे प्यार और शादी करने के लिए। मैं उसके घर का चिराग नहीं था। मैं एक भटकता हुआ तारा था जो पल भर के लिए उसकी राह में आ गया था और वो मेरी चमक से चकाचौंध हो गई थी। मैं एक पारिवारिक व्यक्ति था, एक लेखक था। अपनी पत्नी के साथ मैं खुश था। हमारे संतान नहीं थी तो क्या हुआ? आज नहीं तो कल संतान भी होगी। नहीं भी होगी तो क्या बिगड़ जाएगा? दुनिया में बहुत सारे संतानहीन दंपति हैं और बहुत सारे संतान वाले दंपति अपनी संतानों के हाथों दुख उठाते हैं। नेहा के अतिरिक्त मुझे किसी और के प्यार की दरकार नहीं। मुझे आशा है अगली बार जब छवि मेरे यहाँ आएगी मैं उसे नेहा की छोटी बहन के रूप में ही स्वीकार करूंगा। मैं उसका प्रेमी नहीं हो सकता। अभी आपने सुनी स्वप्निल कुमारी की आवाज में राकेश भ्रमर द्वारा लिखित लेटर बॉक्स, प्यार और यौवन का खत। ये स्टोरी टेल की 2017 की प्रस्तुति है।